हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग हैं। तो आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पर एक लेक्चर सीरीज निकाला हूं, जिसका मैंने लेक्चर वन ले लिया। तो आपको मैं लेक्चर वन को ब्रीफ में बता देता हूं। लेक्चर वन में मैंने ये बताया था कि फैटी एसिड जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में बना था, उसको कैसे हम साइटोप्लाज्म से निकाल करके माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन से होते हुए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उसको पहुंचाया जाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि फैटी एसिड का जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं वही उपलब्ध होते हैं। तो हमने अभी तक यही देखा था कि साइटोसोल से फैटी एसिड को हटा करके जिस फैटी एसिड में कार्बन की संख्या 14 से लेकर के एवब तक हो, उसको हमने आउटर मेम्ब्रेन से होते हुए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में गए, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में गए। इस पाथवे को हमने दिखाया था आपको, कार्नाटाइन शटल के थ्रू समझाया था। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। अब जब मैंने फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचा दिया, तब अब अगला काम क्या होगा? फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर देना होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह लेक्चर जो होगा, सॉरी मैं आगे चलाइए। यह जो लेक्चर होगा, ये लेक्चर में हम लास्ट में क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने डाला है जो आपको बनाना है। और इसके बाद में, इस लेक्चर के 10 मिनट के बाद में मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें इस लेक्चर 2 में जो क्वेश्चन मैंने डाला था इसका सॉल्यूशंस, उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशंस का एक वीडियो भी बना के मैं डालता हूं, उसको भी आप देखा करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आप क्या पाएंगे कि एक बार जब हमारा फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंच गया और वो भी कार्बन नंबर 14 या एबव होना चाहिए। मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, पामेटिक एसिड एग्जांपल लिया है, जिसमें टोटल 16 कार्बन है। कितना कार्बन है? टोटल 16 कार्बन है। ठीक है, जो इवन नंबर ऑफ कार्बन होता है। ठीक, चलिए तो आज हम केस वन लिए हैं, पामेटिक एसिड 16 कार्बन का, जिसका इवन नंबर कार्बन है। इसका ऑक्सीडेशन कैसे करें? ठीक है, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो याद रखना कि जब पामेटिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में इंसर्ट इन कर गया तो इसका 3 पाथवे होगा। उस 3 पाथवे से होते हुए जब ये क्रॉस करेगा तब जाकर के पामेटिक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तब मुझे एंड में क्या बनेगा, क्या मिलेगा? एटीपी मिलेगा। सारे एनर्जी को हम एटीपी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वह पहला स्टेज क्या है? तो फर्स्ट स्टेज होता है जहां पर हम पामेटिक एसिड को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, तो जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? इस ऑक्सीडेशन का एंड प्रोडक्ट होता है एसिटाइल को ए प्लस रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल, यानी क्या होगा? Na, यहां पर आपका दिया है NaDH कॉमा FADH2। ये आपका क्या होगा? एक एंड प्रोडक्ट होगा, रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो इसी में ही हमको देखना है। तो देखिए स्टेज वन मैंने डायग्राम में दिखाया, स्टेज वन क्या है? इसमें इवन नंबर कार्बन है। और क्या होगा ना, होता क्या, आगे समझाएंगे। होता क्या है स्टेज वन में, जब ऑक्सीडेशन होगा ना, तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो किसी फैटी एसिड से एट अ टाइम एक ही समय में कम से कम 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल निकल के भागेगा वहां से। वह आपका कहां से भागेगा? कार्बोक्सिल एंड की तरफ से 2 कार्बन का बना हुआ, जिसको कहते हैं स्टाइल कोए, ये टूट करके वहां से निकलता है ऑक्सीडेशन में। यही समझना है। इसलिए देखो कि 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन का यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, इस तरीके से निकल के सक्सेसिवली निकल के वहां से बाहर जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया कि फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ। ठीक, चलिए मैंने लिख भी दिया है कि क्या बनेगा यहाँ से।
चूंकि पामेटिक एसिड 16 कार्बन का है, कितना कार्बन का है, 16 कार्बन का है, और 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल टूट के बाहर निकल रहा है, तो टोटल कितना मॉलिक्यूल निकलेगा, 8 मॉलिक्यूल निकलेगा। 8 एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि एक एसिटाइल कोए 2 कार्बन का होता है, 8 मतलब 16 पार्बन, और 16 कार्बन का है पायमेटिक एसिड। आया समझ में? ये क्वेश्चन आया है, अभी बनवाएंगे, जब जब आपको क्वेश्चन दिखाएंगे हम, उसमें क्वेश्चन ऐसे दिया भी गया है कि पायमेटिक एसिड से पायमेटिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ तो टोटल एसिटाइल कोए कितना बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में? तो आपने क्या देखा कि स्टेज 1 में ऑक्सीडेशन हुआ जिसका इन प्रोडक्ट था एसिटाइल कोए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस एसिटाइल कोए को लेके आगे बढ़ेंगे और इस एसिटाइल कोए को कहां भेजेंगे, जो 8 एसिटाइल कोए जो बना इसको भेजेंगे स्टेज 2 में, जहां पर ये साइट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा। अब मैं ऑलरेडी साइट्रिक एसिड साइकिल को पढ़ा चुका हूं, यहां उसको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में होगा, और ये एक कॉमन पाथवे है। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो टूटने के बाद में एसिटाइल कोए जनरेट करता है, तो ये एसिटाइल कोए कहां जाएगा, साइट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और अगेन ये क्या करेगा, NADH और FADH2 जनरेट कर देगा। इसका भी यही गोल है। ठीक है, सब बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2 से क्या मिला हमको, यहां से मिला हमको NADH मिला और FADH2 मिला। अब इस NADH FADH2 में जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन है उसमें क्या है, उसमें एनर्जी स्टोर है। तो अब क्या करोगे, इस FADH2 और NADH दोनों को क्या करोगे, दोनों को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसको एंटर करवाएंगे, जहां पर क्या है, जहां पर एक चेन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाया जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में है। अगर हम एक बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डायग्राम बना दें और आपको दिखाए, तो आप क्या समझ पाएंगे कि ये आपको दिख रहा है इनर मेम्ब्रेन, इसी इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और इसी एंजाइम्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलेगा। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ब्रीफ में बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा कि NADH FADH2 जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन को रिलीज करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स फाइनली किसको मिलेगा, ऑक्सीजन को मिलेगा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और एट द सेम टाइम एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट करेगा, जिसको यूज करके लास्टली भी हम क्या करते हैं, ATP बनाते हैं। तो यही बात यहां दिखा रखा है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड स्टेज है। हम यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट स्टेज को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। स्टेज 2 ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, स्टेज 3 भी बता चुका हूँ, मेरे यूट्यूब पे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का जो पहला स्टेज है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब ये समझेंगे, आशा करता हूं यहां तक सारी बात आप समझ पाए होंगे। कोई दिक्कत हो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, समझा देंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ये जो ऑक्सीडेशन है ना, ये 4 स्टेप में चलता है, इसलिए बोलते हैं 4 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। क्लियर, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन 4 स्टेप में चलता है। चलिए चारों स्टेप को 1 बाय 1 समझते हैं। अब मैं बगल में रिएक्शन भी दिखा रखा है, तो आपको रिएक्शन समझाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। देखो सबस्ट्रेट यहाँ पर क्या है, 16 कार्बन का पामेटिक एसिड सबस्ट्रेट है। देखो अब मैंने कहा था इसका कार्बोक्सिल एंड देखना है, ये कार्बोक्सिल एंड है, यहाँ पे SCO लिखा हुआ है। अब देखो जो कार्बोक्सिल कार्बन जो है, इस कार्बन से अटैच जो दूसरा कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। इससे जुटा हुआ कार्बन क्या है, बीटा कार्बन। ये आपको दिख रहा है भली भांति, कोई दिक्कत नहीं है। इस सबस्ट्रेट का नाम है फैटी एसाइल OA होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ एक एंजाइम आएगा, उसका नाम है एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। अब आपको डिहाइड्रोजिनेज नाम से स्पष्ट है, डिहाइड्रोजिनेज मतलब ये हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, मतलब कुछ यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है।
ठीक है। तो जब ये हाइड्रोजन निकाला तो कोई तो होना चाहिए हाइड्रोजन को पकड़ने वाला, तो यहाँ पर जो आपका कोर फैक्टर हुआ है FAD, ये बनाएगा FADH2 बना देगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखना है कि हाइड्रोजन निकला कहाँ से। ये हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा और बीटा कार्बन से क्या होगा, अल्फा से एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से और बीटा से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो जो जब दो हाइड्रोजन बाहर निकाल दोगे ये क्या हो गया, एलिमिनेशन। तो यहाँ क्या बन गया, एक, हाँ यहाँ पर आपका एक डबल बॉन्ड बन गया और ये ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो, किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि सीसी डबल बॉन्ड के अलोंग दो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में ओरिएंट होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्लियर है। इससे जो बना प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का नाम है ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोइल कोए। डेल्टा स्क्वायर क्यों लिखा है, डेल्टा स्क्वायर बताता है डबल बॉन्ड का पोजीशन। देखो यहाँ 1 यहाँ 2, तो सेकंड नंबर पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड का, इसलिए हमने डेल्टा लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, तो क्या बन गया, ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोइल कोए बन गया। बहुत डिटेल समझाया, इतना जरूरत भी नहीं है, फिर भी मजा आ गया, आशा करता हूं आपको। यहाँ जो एंजाइम यूज किया हुआ एंजाइम है एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेस। इस एंजाइम की खासियत क्या है, तो याद रखना इसका यहाँ पर आइसोजाइम पाया जाता है। आइसोजाइम क्या है, एक ही एंजाइम का डिफरेंट फॉर्म्स है जो अलग अलग सबस्ट्रेट पर काम करता है। कहने का मतलब ये है, आपको बात समझ में आनी चाहिए, 16 कार्बन का कंपाउंड हो, 18 कार्बन का कंपाउंड हो, 20 कार्बन का कंपाउंड हो, 22 कार्बन का कंपाउंड हो, अलग अलग चेन लेंथ वाले फैटी एसिड के लिए अलग प्रकार का एसाइल कोए डिहाइड्रोजन एंजाइम काम करता है। याद रखना मतलब यही होता है साफ इसका, ठीक है, कि 16 कार्बन के लिए एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज है, 18 कार्बन के लिए कोई और होगा, 20 कार्बन के लिए कोई और एंजाइम यहाँ काम करेगा। क्लियर हो गया, सब बात के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोइल के जो बना था फर्स्ट स्टेप में, इसका होगा हाइड्रोजिनेशन होगा, यानी इसमें हम एक पानी जोड़ेंगे, वाटर जोड़ेंगे। तो वाटर कहाँ जाकर जुटेगा, जहां डबल बॉन्ड है। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा, इनोइल कोए, लास्ट में क्या हाइड्रेटेज एंजाइम है। ये क्या करेगा, पानी को जोड़ेगा इस डबल बॉन्ड के लोग, तो OH यहां जाएगा, हाइड्रोजन यहां अटैच होगा। ये क्या बन गया, चूंकि अल्फा था ये बीटा था, बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इससे नाम हो गया एल बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए। इतनी डिटेल केमिस्ट्री नहीं, यानी मैं बता रहा हूं बट उतना ध्यान मत दीजिएगा। प्रोडक्ट का नाम क्या बन गया, 1 बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए बन गया। ठीक है, इसमें कौन सा एंजाइम यूज किया गया, इनोइल कोए हाइड्रेटेज एंजाइम। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नोट में दिया गया है ये जो एंजाइम है आपका, कौन जो एंजाइम आपका था इनोइल कोए हाइड्रेटेज, ये एंजाइम फ्यूमेरेज के की तरह ही काम करता है, ये भी वाटर को जोड़ता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेज नंबर थर्ड में पहुंचते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि सेकेंड स्टेप में जो बना था प्रोडक्ट एल बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए, इसका वापस क्या होगा, इसका फिर से डिहाइड्रोजिनेशन होगा। अब फिर यहाँ पर पानी निकालेंगे, मतलब फिर यहाँ से सॉरी डिहाइड्रोजिनेशन है ना, तो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ क्या हुआ कि बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, यहाँ पे मैंने एक डबल बॉन्ड जोड़ दिया, यहाँ क्या जोड़ा, डबल बॉन्ड जोड़ा। तो कैसे कैसे डबल बॉन्ड जोड़ा, यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो कोई ना कोई एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर NAD+ है क्या, कोफैक्टर। NAD+ ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, बना NADH और ये कन्वर्ट हो गया CO में, यानी ये कन्वर्ट हो गया जो बीटा पोजीशन पर है, इससे नाम पड़ गया बीटा कीटो एसाइल कोए। क्यों कहा बीटा कीटो, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है। ये क्या कीटोन ग्रुप है, आपको पता होना चाहिए कि CO अगर के दोनों साइड में कार्बन है, ये बनता है कीटोन ग्रुप। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बातें समझ में, मैं हर चीज डिटेल में समझा रहा हूँ, भूलोगे नहीं कभी जिंदगी में। ठीक है, तो प्रोडक्ट बना बीटा कीटो एसाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ जो एंजाइम है बीटा हाइड्रोक्सिल कोए डिहाइड्रोजिनेज, ये आपका मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के समान है, वहां पर भी इसी तरह का एक्शन कराया जाता है, इसलिए कहा गया एनालोगस। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। एक एक पॉइंट है याद रखना, कुछ भी तुमसे पूछ देगा, कल को ये पूछ देगा कि इस रिएक्शंस में कौन सा कोफैक्टर, यहाँ पर NAD कोफैक्टर। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए लास्ट स्टेप में क्या होगा
कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर को एएसएच के प्रेजेंस में एसाइल को एसाइल ट्रांसफरेज एंड थायोलेज, यहाँ पर थायोलेज नाम का एक एंजाइम आएगा, वह करेगा क्या कि इस कोए एसएच की हेल्प से इस CH2 पर अटैक करा के इस बॉन्ड को क्लीव करेगा। ये बड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपको। ये कोए एसएच जो कोएंजाइम एसएच है, ये इस अल्फा ये बीटा कार्बन पर अटैक करके ये बॉन्ड को खोलेगा। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको सॉरी ये यहाँ अटैक नहीं करता है, ये यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ से ये आपका बाहर निकल जाएगा। ये क्या बन गया CH3COSCO, CH3COSCO बन गया, ठीक है। और लास्ट में क्या बना, लास्ट में आपका ये प्रोडक्ट बन गया, यानी 16 कार्बन था, उससे दो कार्बन का एक एस्टाइल ग्रुप बाहर निकाल दिया। अब कितना कार्बन बचा, अब बच गया 14 कार्बन का, यहाँ एक एस्टाइल कोई बन गया, ठीक है। फोर्थ स्टेप में पहुंच गया। ये फोर्थ स्टेप बार बार रिपीट होगा। कब तक रिपीट होगा, जब तक कि सारे के सारे कार्बन को हम एसिटाइल कोए में कन्वर्ट ना कर दे। यहां एक क्वेश्चन बन जाएगा जो ध्यान दो बताता हूं। 16 कार्बन का पामेटिक एसिड था, इससे कितना बनेगा स्टाइल कोए, बता चुका हूं 8 बनेगा स्टाइल कोए। क्योंकि आपको पता है कि जब फॉर्मेटिक एसिड टूटेगा तो 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल हो गया, 16 कार्बन नहीं टोटल 8 मॉलिक्यूल हो गया। तो 8 मॉलिक्यूल का स्टाइल कोई बाहर निकला। तो तुमसे कोई पूछ सकता है कि बताइए कि 16 कार्बन का पामेटिक एसिड पर ये 4 स्टेप चला है, ये कितनी बार चला होगा, ये चला है 7 बार चला हुआ, 7 टाइम्स। कैसे पहचाना, 6 टाइम्स, जब 6 टाइम्स चलेगा, याद रखना, समझा देता हूं उसको। जब 6 टाइम्स चलेगा तो 6 टाइम्स में क्या होगा आपका, 6 टाइम्स में आपका 7 एसिटाइल कोई बना के निकाल देगा। 6 बार में 7 मोल एसिटाइल को बन के निकल गया, तो 7 में 14 मोलिक्यूल बन के निकल गया ना। अब कितना बचा, अब तो लास्ट में बच गया 2 कार्बन का, और जो ऑलरेडी वो 2 कार्बन क्या होगा, एसिटाइल को का होगा। इसलिए याद रखना, जितना एसिटाइल को है उसका एक कम उतना बार वो रिएक्शन चलेगा। 16 कार्बन है तो अगर 7 बार चलाओगे रिएक्शंस को तो 7 में 14, 14 कार्बन का प्रोडक्ट बन के निकल गया। तो लास्ट में कितना बचा, 2 कार्बन, तो उसको तोड़ने की जरूरत पड़ेगा नहीं, ऑलरेडी निकल के तैयार हो गया। इसलिए 8 स्टाइल को में एक कम कर दो 7, यानी 7 बार साइकिल चलेगा और काम को कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई बात समझ में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ओवरऑल जो रिएक्शन देखोगे तो पामीटिल कोए 7 कोए रिएक्शंस करेगा, क्योंकि 8वां तो अपने आप कोए बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक कोए उसमें है पहले से। 7 कोए, 7 ऑक्सीजन, 28 पीआई, 28 एडीपी, 8 स्टाइल कोए, 28 एटीपी। ये याद रखना है, कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि पामीटिल कोए में जब तोड़ोगे तो कितना एटीपी बनेगा, टोटल 28 एटीपी बनता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, और ये तो स्टाइल कोई बन गया ना। अब ये स्टाइल कोई फर्दर कहाँ जाएगा, टीसीए में जाएगा, वहां पर कुछ एनएडीएच, वहां पर कुछ बनाएगा एनएडीएच एटीपी, फिर कहाँ जाएगा, ये ईटीसी में जाएगा। तो और भी बहुत ज्यादा होता है, एटीपी बनता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब किसी फैटी एसिड को तोड़ोगे ना तो वह ज्यादा एनर्जी यील्ड करता है जब आप किसी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हो, क्योंकि फैटी एसिड में कार्बन काफी ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा उसमें होता है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना NADH बनेगा, उतना ही एटीपी कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बता दूं कि अगर आपके पास 12 कार्बन का फैटी एसिड है, उससे कम का हो, तो उसको तोड़ने के लिए हम ट्राई फंक्शनल प्रोटीन यूज करते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये याद रखना, इन्फॉर्मेशन के लिए है, कल को ये पूछते तो आप घबराओ नहीं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए, तो थ्योरी यही समाप्त होता है, बट अभी मैंने कुछ क्वेश्चन रखा है, कुछ क्वेश्चन IIT जैम के पेपर से उठाया है, कुछ क्वेश्चन मैंने गेट के पेपर से उठाया है। इसका अभी अभी आप स्क्रीनशॉट निकालिए फटाक से। पहला क्वेश्चन ये है, पहला ही क्वेश्चन पूछ दिया है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन हुआ तो 8 स्टाइल को ये बना, तो फैटी एसिड ऑक्सीडाइज वो कौन सा है। ठीक है, इसका जल्दी से ले लीजिए ये स्क्रीनशॉट। आशा करता आपने ले लिया हुआ, आगे बढ़ता है। यह सेकंड क्वेश्चन, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछा ना, कितना साइकिल चलेगा कंप्लीट पामेटिक एसिड को डिग्रेड करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए, आप बताना, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा आप लोगों को, एक अलग वीडियो बनाऊंगा इस पर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है,
यहाँ मैंने 17 कार्बन का नहीं बताया है, बट अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्वेश्चन बना लूंगा। इस क्वेश्चंस को भी आप सभी ऑप्ट करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मैं जवाब एक सॉल्यूशन तैयार करूंगा अगले वीडियो में, उसको आप देख लीजिएगा। आशा करता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये रिवीजन क्वेश्चन है, यानी मैं आपको ऑलरेडी नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन पर बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, उससे संबंधित कुछ सवाल दिया हूं, इसको बनाइए क्योंकि रिवीजन इज मस्ट। और ये मत सोचिए कि जैम का गेट का पेपर है तो सीएसआर में नहीं आएगा, यही सब कंसेप्ट को घुमा फिरा करके सीएसआर पूछ देगा। तो ये सारा कंसेप्ट कहीं ना कहीं काम जरूर आता है, इसलिए ये मत सोचिए कि अरे जैम का पेपर है तो छोड़ देते हैं, सिर्फ सीएसआर का बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस तो हम करवा रहे हैं ना, वो तो काम करेगा सीएसआर में, इसी को घुमा कर पूछ देगा सवाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 5 है, इसको सॉल्व कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया है, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप बनाएंगे आपका कंसेप्ट उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। जितना स्ट्रांग कंसेप्ट होगा आप किसी भी अननोन क्वेश्चन को बना पाएंगे, क्योंकि किसी भी अननोन क्वेश्चन में क्या होता है, यही कंसेप्ट यूज करता है सब अननोन क्वेश्चंस में, तब बन जाता है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कहीं भी दिक्कत हुआ होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपको हम जवाब जरूर देंगे, क्योंकि जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं, कमेंट सेक्शन में अपना ये प्रॉब्लम नहीं लिखो, तब तक पता कैसे चलेगा आपको क्या प्रॉब्लम हुआ। ठीक है गाइस, तो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना, नए बच्चे सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इसी तरह वीडियो लाता रहूंगा। वो बीच में मेरी तबीयत खराब जिसका मैं कुछ कर नहीं पाया था मैं, बट अब जरूर वीडियो आएगा। इसी तरह अलविदा, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय। लेकिन 10 मिनट के बाद, इस वीडियो के 10 मिनट के बाद इसमें डाले हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं दूंगा, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। बाय, टेक केयर।